तो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं और हम अब डिस्कस करने वाले हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन PHP। तो व्हाट इज अ वेरिएबल? बेसिकली नॉट ओनली इन PHP, इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हाट इज अ वेरिएबल? वेरिएबल इज बेसिकली अ नेम गिवन टू ए मेमोरी लोकेशन दैट स्टोर्स डेटा एट रन टाइम। तो अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ वेरिएबल को, ये एक मेमोरी लोकेशन होती है। व्हाट इज वेरिएबल? Variable is basically a name given to a memory location. Suppose we have declared a variable a is equal to 5. So this a is a name given to this memory location. Suppose this is a memory and we have given it a name a, and this is a name given to this memory location. What is this memory location? This memory location stores data. What is data? Data is 5. This memory location stores this 5. But at runtime, whenever we are executing our program, whenever we are running our program, this 5 is stored in this a. Okay, so this is basically a variable. We have given a name to this memory location and that name is a, and this a is variable. Okay, now in PHP how we declare variable? हम कैसे variable को declare करते हैं, तो मैं आपको वो बताता हूँ यहाँ पे। तो variable हम कैसे declare करते हैं? तो अगर हम लिखेंगे variable, अगर हम declare करेंगे variable, तो वेरिएबल आपको डॉलर साइन से रिप्रेजेंट होता है। पहले आपको डॉलर साइन लिखना है, फिर आपको वेरिएबल कोई भी नाम आप ले सकते हो। सपोज ए बी सी डी, सपोज मैं लिखूंगा वैर, डॉलर वैर is equal to 10. This is a variable declared by me. This var is a name given to a memory location that stores this 10 at runtime. Okay? और हम अगर यहाँ पे लिखेंगे डॉलर var is equal to 10, फिर हम इको करेंगे, इस var को हम प्रिंट करेंगे, इको डॉलर var. दिस इज ए केस सेंसिटिव। हम इसको कैपिटल वैर नहीं लिख सकते, हम इसको कैप्स में नहीं लिख सकते। हमें इसको जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे ही हमें यहाँ पे भी लिखना है। अगर हमने यहाँ पे कैप्स में लिखा होता तो हमें यहाँ पे भी कैप्स में ही लिखना होता। तो मैं यहाँ पे अगर इसको रन करूँ एक बार, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रिजल्ट जो है वो आ गया 10। तो लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस वैर को कैपिटल लिखता हूँ, ये मैंने आपको इससे पहले भी बताया है, तो यहाँ पे दिखाएगा अनडिफाइंड वेरिएबल। यहाँ पे हमने सेव किया है तो ये यहाँ पे अनडिफाइंड शो करेगा क्योंकि ये कैपिटल हमने लिखा। लेकिन अगर इसी को हम कैपिटल करेंगे ऊपर, तो हमने सेम लिखा, तो ये केस सेंसिटिव है, तो अभी ये चलेगा क्योंकि अभी हमने ठीक दे दिया। कैपिटल लिखा होगा तो आपको नीचे भी कैपिटल ही देना है, स्मॉल लिखा होगा तो स्मॉल ही, दैट मीन्स इट इज ए केस सेंसिटिव। तो ये एक बात थी यहाँ पे केस सेंसिटिव। वेरिएबल डिक्लेयर करने के तरीके क्या क्या है? अगर आप इस तरह से डिक्लेयर करेंगे डॉलर माई अंडरस्कोर वैर, डॉलर माई वैर, तो ये तरीका ठीक है, आपने यहाँ पे अंडरस्कोर लाया। लेकिन अगर आप सपोज मैं यहाँ पे लिखूंगा इज इक्वल टू 10, लेकिन अगर आप इसी चीज को स्पेस डाल के लिखोगे डॉलर माई स्पेस वैर, तो ये गलत तरीका है। ऐसे आप वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, तो ये यहाँ पे एरर लाएगा इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे ये तरीका जो है ये तरीका गलत है। हम इसको अगर रन करेंगे एक बार, यहाँ पे एरर आ गया। ठीक है, तो ये इसलिए आ गया क्योंकि ये स्पेस अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम इसको रिमूव करेंगे, ये तरीका अलाउड नहीं है। हाँ, अगर हम लिखेंगे डॉलर अंडरस्कोर वैर, तो यहाँ पे पहले सिंबल आ गई, फिर मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया। ये तरीका हम लिख सकते हैं, वेरिएबल को हम सिंबल के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन डॉलर के बाद। तो यहाँ पे लिखेंगे 15, तो यहाँ पे एरर शो नहीं होगा, ये चलेगा। ठीक है, अगर लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे डॉलर 5 वैर, ये भी तरीका सही नहीं है क्योंकि न्यूमेरिकली हम वेरिएबल को नंबर से स्टार्ट नहीं किया जाता है, तो ये तरीका गलत है, ये एरर देगा आपको। ठीक है, तो ये था वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे, डेटा टाइप्स जो है हमारे यहाँ पे। तो बात करते हैं अब डेटा टाइप्स की। तो PHP में जो डेटा टाइप्स है वो हमारे पास जो डेटा टाइप्स है वो है इंटीजर डेटा टाइप है। यहाँ पे है फ्लोट या आप डबल, फ्लोट या डबल, ये चीज़ें आप ये दो फ्लोट या डबल या आप डेसिमल के लिए यूज़ करते हो। यहाँ पे इंटीजर आप सीधे किसी नंबर को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ करते हो। जैसे इंटीजर में जैसे हमें कोई नंबर है 58967, ये एक इंटीजर है। फ्लोट या डबल में ऐसे आएगा 58.68, तो ये पॉइंट इसमें डेसिमल में है यहाँ पे, तो ये फ्लोट या डबल में आ गया। तो यहाँ पे दूसरा है बोलियन आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे बोलियन डेटा टाइप, बोलियन में आता है ट्रू और फॉल्स। अगर कहीं पे आपको फंक्शंस के साथ अक्सर आप इसको यूज़ करते हैं, रिटर्न, जब आप फंक्शंस में आपको हाँ या ना में जवाब देना होगा, ट्रू या फॉल्स। अगर फंक्शन काम करती है तो ट्रू रिटर्न करो, अगर नहीं करती है तो फॉल्स रिटर्न करो। तो आप इसमें ट्रू या फॉल्स जो है वो रिटर्न करते हो। ठीक
ठीक है, ये बोलिन में आप ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हो। दूसरा है आपका नल। नल का जो यूज़ है वो आप डेटाबेस में करते हो। जैसे डेटाबेस में आप प्राइमरी की रखते हो पहली, जिसमें ऑटो इंक्रीमेंट अगर रखा होगा आपने डेटाबेस में, आपके पास सपोज नेम पहले है आपका आईडी, नेम, क्लास, रोल नंबर, ओके। इनमें आपको फॉर्म, अपने फॉर्म के जरिए डेटा स्टोर करना है। तो आईडी आपका जो है वो आप वहाँ पे रखते हो ऑटो इंक्रीमेंट, मतलब वो खुद से ही इंक्रीज होता है वहाँ पे। आपने पहली एंट्री जब की नेम, क्लास और रोल नंबर में, तो उसमें खुद ही 1 आ जाएगा। दूसरी की तो उसमें खुद ही 2 आ जाएगा। तीसरी की तो उसमें 3। तो डेटाबेस में भेजने के लिए आपको सिर्फ नेम, क्लास और रोल नंबर भेजना है। आईडी आपको यहाँ से नहीं भेजनी है, तो लेकिन वहाँ पे 4 फील्ड्स है, आईडी, नेम, क्लास, रोल नंबर। तो आप 3 फील्ड्स यहाँ से नहीं भेज सकते हो, आपको 4 भेजने। लेकिन आपको पहले वाले में कुछ भी नहीं भेजना है, तो आप पहले वाले में नल यूज़ कर सकते हो। ये हम डेटाबेस के टाइम सीखेंगे कि नल का यूज़ कब होता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि नल आपको जब आपको कुछ नहीं भेजना होगा, लेकिन आपको एक जगह, खाली जगह भेजनी होगी, वहाँ पे आपको खाली बोलना होगा। यहाँ पे भाई कुछ नहीं है, लेकिन फील्ड्स बराबर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ खाली भेजना है, तो आप नल का यूज़ करते हो। तो यहाँ पे आपके पास दूसरा डेटा टाइप है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आप कब यूज़ करते हो? आपने देखा होगा इको हम करते हैं, इको फिर हम लिखते हैं यहाँ पे डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड। ये एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस भी आ गया, यहाँ पे भी स्पेस आ गया, यहाँ पे भी स्पेस आ गया, वो कैरेक्टर है। तो स्ट्रिंग बेसिकली क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है जिसको हम लिखते हैं, तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ठीक है। अगर हम इसको देखेंगे, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। इसी तरह हमारे पास है एरेज। एरेज बेसिकली क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। सपोज आपके पास एक ही वेरिएबल में आपको 10 वैल्यूज सेव करने हैं, तो आप कर सकते हो। एरेज को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, तो उसी टाइम हम देखेंगे इसको कि हम एरेज में क्या करते हैं। लेकिन हम एरेज में क्या करते हैं बेसिकली, अगर आप कोई वेरिएबल यूज करते हो, आप करते हो $a = 5, तो आपने एक ही वैल्यू सेव किया यहाँ पे, तो ये एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल। लेकिन आप चाहते हो इसी वेरिएबल पे आप डिफरेंट वैल्यूज स्टोर करें, तो आपको इस $a को यहाँ पे एरे डिक्लेयर करना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको लिखोगे एरे, आगे से आगे इसको लिखोगे $a यहाँ पे लिखोगे आप एरे, ARRAY। एरे करके आप करोगे काम, तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ, आपको 5 भेजना है, 6 भेजना है, कामा करके 8 भेजना, जितने भी आपको भेजने होंगे। तो आप ये आइडेंटिफाई कैसे होंगे? बेसिकली ये $a के 0th एड्रेस पे 5 है, 1 एड्रेस पे 6 है, 2 एड्रेस पे 8 है। तो इसी को आप एसोसिएटिव एरे में भी तब्दील कर सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे मैं हर किसी वैल्यूज के लिए की दूंगा, ये मैं अभी आपको बोलूंगा कि एसोसिएटिव एरे में इसको कैसे डिक्लेयर करेंगे। लेकिन एरे आप इतना ही याद रखिए कि आपके पास कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है और इनको आप एक ही वेरिएबल में सेव करना चाहते हो, तो एरे का डेटा टाइप का आप यूज करते हो। तो ये जो है यहाँ पे $a, इसका डेटा टाइप एरे है। तो इसी तरह एरे की तरह है हमारे पास ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स बेसिकली क्या होते हैं? ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं। मतलब जैसे आपके पास ऑलरेडी है इंटीजर, फ्लोट, तो ऑब्जेक्ट्स बेसिकली क्या है? ये यूजर खुद से अपने डेटा टाइप्स बनाने के लिए डिक्लेयर कर सकता है। बेसिकली आपके पास क्या होता है, आप एक क्लास बना लेते हैं। पहले आप मतलब आपको ये कंसेप्ट अभी समझ नहीं, मे बी आपको समझ नहीं आ जाएगा क्योंकि आपको ये इसका कंसेप्ट नहीं है अभी, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पार्ट है। बट आप आइडिया ले सकते हैं यहाँ पे कि क्या होता है। क्लास में कोई भी, सपोज क्लास हाउस बना लेता हूँ, हाउस टाइप का मैंने एक क्लास बनाया। तो हाउस एक, जिस तरह इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, बोलियन है, तो मैंने उसी तरह हाउस भी बनाया, जिसमें मेरे पास एक तो वेरिएबल्स होंगे और फंक्शंस होंगे, ठीक है। वेरिएबल्स का दूसरा नाम यहाँ पे होता है प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे जो फंक्शंस होते हैं, तो फंक्शंस का कंसेप्ट भी आपके पास नहीं है अभी। तो फंक्शंस बेसिकली कोई सेट ऑफ लाइंस, हम 5-6 लाइंस का कोड रीयूजेबिलिटी के लिए लिखते हैं। सपोज हमें बार बार फंक्शंस नहीं लिखनी पड़ेगी। सपोज हम सम फंक्शन बना लेते हैं जिसमें हम a और b का c में ऐड करके उसको प्रिंट करते हैं। तो ये सम फंक्शन आपको 10 जगहों पर यूज करना पड़ सकता है, तो हम एक ही बार लिखते हैं फिर उसको कॉल करते हैं। तो फंक्शंस का कंसेप्ट अगर आपने कोई और लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, वरना हम आगे फंक्शंस को डिस्कस करने वाले तो तब आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हम फिलहाल मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल्स जो है वो डिक्लेयर करता हूँ, इंट a, और यहाँ पे मैं दूसरा देता हूँ $b। तो यहाँ पे जब आपने इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा इसके एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या है, प्राइवेट है, पब्लिक है और प्रोटेक्टेड है। अगर आप इस क्लास के बीच में ही इनका यूज करेंगे तो आप इनको प्राइवेट रख सकते हैं। अगर क्लास के बाहर आपको यूज करना है तो आपको पब्लिक रखना है, तो मैं इसको पब्लिक रखूंगा क्योंकि मैं इसको क्लास के बाहर पब्लिक $a, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐसे, फिर लिखता हूँ पब्लिक $b। तो मैंने यहाँ पे दो यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। अब मैं एक फंक्शन यहाँ पे बनाता हूँ, पब्लिक पब्लिक फंक्शन सम। तो अब यहाँ पे इस सम फंक्शन का इसको आपको ब्लॉक देना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इस a और इस b को ऐड करेंगे, जो भी आपको करना होगा। सपोज मैं अभी ऐड ही कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इको
द सम इज, फिर यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करके लिखते हैं डॉलर, दिस कीवर्ड का मैं यूज करूंगा, दिस डॉट ए, दैट मीन्स इस क्लास हाउस का जो ये वेरिएबल है ए। अगर मैं दिस कीवर्ड का यूज नहीं करूंगा दैट मीन्स कोई भी ए, तो मैंने दिस डॉट ए लिख के ये किया कि इस ए को मैंने यूज किया, तो यहाँ पे मैं करूंगा प्लस डॉलर दिस डॉट बी, तो अब मैं इसी बी को यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये चीज़ें आप मतलब इसको कहीं किसी भी तरीके से कर सकते, तो ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा उस टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा द सम इज, जो भी वट एवर, सपोज यहाँ पे मैं लिखूंगा पब्लिक ए, तो यहाँ आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू 5, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू 6, मैं यहाँ पे वैल्यूज़ यहीं से देता हूँ। तो जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो अब हम ऑब्जेक्ट्स बनाने वाले हैं इस क्लास के लिए, तो आप उन ऑब्जेक्ट्स के जरिए भी इस ए और इस बी का वैल्यू सेट कर सकते हैं। सपोज मैं 2 ऑब्जेक्ट्स बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं चाहूँगा तो 1000 ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ। ऑब्जेक्ट्स को ही हम इंस्टेंसेस बोलते हैं। इंस्टेंसेस क्या होते हैं? इंस्टेंसेस बेसिकली इस क्लास में जो मेंबर्स है, मतलब इसकी मेंबर्स हम सभी चीज़ों को कहते हैं, इनके वेरिएबल्स को भी और इनके फंक्शंस को भी। इसमें 3 मेंबर्स है, ए, बी और सम। तो ये ए और बी जो है ये प्रॉपर्टीज़ है, या इसको वेरिएबल्स बोल सकते हैं, और ये सम जो है ये इसका मेथड है या फंक्शन भी बोल सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पे हम इन तीनों मेंबर्स को जो है बार बार हम लिखने की हम रीयूज़ नहीं करेंगे। हम सपोज़ हमें एक टाइप की कैलकुलेशन करनी है, सपोज़ एक घर की हमें सपोज़ यहाँ पे मैंने क्लास हाउस लिखा, एक घर का हमें जो है मेंबर्स का सम करना है, ए और बी का सपोज़ वेरिएबल्स का सम करना है। तो मैं उसके लिए फिर से इस कोड को नहीं लिखूँगा, मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसके लिए मैं इसकी इंस्टेंसेस मतलब इसकी कार्बन कॉपीज़ बनाऊँगा। मैं सपोज़ मैं ऐसे लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉलर अल्फ़ा, आप कोई भी इंस्टेंस ले सकते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू न्यू हाउस, डॉलर अल्फ़ा इज इक्वल टू न्यू हाउस। ये मैंने अल्फ़ा जो है ये बनाया एक अपना डेटा टाइप जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, या डेटा टाइप तो मैंने अपना डेटा टाइप जो है वो हाउस बनाया है, और उसी हाउस का मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया अल्फ़ा। तो अल्फ़ा के टाइम हम अपना ए का वैल्यू दे सकते हैं, हम बी का वैल्यू अल्फ़ा के लिए अपना दे सकते हैं, हम इस सम को अब अल्फ़ा के लिए अलग से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम देते हैं बीटा, डॉलर बीटा इज इक्वल टू न्यू हाउस, डॉलर बीटा इज इक्वल टू न्यू हाउस। तो हम इस बीटा को जो है, इस बीटा को हम इस हाउस का जो है एक इंस्टेंस बना रहे हैं। अल्फ़ा में हम इन मेंबर्स का अपने तरीके से अल्फ़ा के लिए यूज़ कर सकते हैं, बीटा के लिए हम इन मेंबर्स का बीटा के लिए इन मेंबर्स का अलग से यूज़ कर सकते हैं। आप इस ए और बी का वैल्यू अल्फ़ा के लिए अलग दे सकते हैं, और आप इस बीटा के लिए ए और बी का वैल्यू अलग दे सकते हैं, और इसको कहते हैं ओवरलोडिंग। हम इनका मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स या इंस्टेंसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं अभी। तो इस फंक्शन का हम अलग से यूज़ कर सकते हैं अल्फ़ा के लिए और बीटा। जैसे मैं यहाँ पे वो एक चीज़ आपको बताऊंगा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैंने यहाँ पे अल्फ़ा एक इंस्टेंस बनाया, दैट मीन्स मैंने ये अल्फ़ा कार्बन कॉपी बनाई इस हाउस की, और ये बीटा मैंने कार्बन कॉपी बनाई इस हाउस की। तो अल्फ़ा के लिए मैं उस कार्बन कॉपी पे अलग से वैल्यूज़ सेट कर सकता हूँ, करेक्शन निकाल सकता हूँ, पेन से एडिटिंग कर सकता हूँ। बीटा के लिए मैं अलग से उस कार्बन कॉपी के लिए, मेरा जो ये मेन है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसके लिए अलग से ये काम करेंगे ये सारे मेंबर्स, और इसके लिए अलग से काम करेंगे ये सारे मेंबर्स। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाऊंगा, यहाँ पे मैं डॉलर अल्फ़ा डॉट, तो यहाँ पे अल्फ़ा का ए का हम वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं, डॉलर अल्फ़ा डॉट ए इज इक्वल टू 7। तो उसका वैल्यू ऑलरेडी 6 था, यहाँ पे ए 5 था, तो उसको हम अल्फ़ा के लिए 7 बना रहे हैं। लेकिन अगर हम बीटा का वैल्यू जो है अगर हम इको करेंगे, अगर हम करेंगे इको डॉलर बीटा डॉट, डॉलर बीटा डॉट ए हम इको करेंगे, तो यहाँ पे 7 प्रिंट नहीं होगा, यहाँ पे वही 5 प्रिंट होगा। या अगर आपने बीटा के लिए यहाँ पे अलग से दिया होता, जैसे आपने अल्फ़ा का दिया यहाँ पे सपोज 8 दिया होता यहाँ पे, तो वो प्रिंट होता। लेकिन आपने बीटा के लिए सेट नहीं किया, तो बीटा के लिए यही 5 आएगा। तो हमने कितने डेटा टाइप्स यहाँ पे देख लिए? हमने देखा इंटीजर, फ्लोट और डबल, बूलियन, नल, स्ट्रिंग, एरे और ऑब्जेक्ट्स, लगभग 7-8 डेटा टाइप्स यहाँ पे है। तो हम एक काम करेंगे, हम अब थोड़ा सा इंटीजर को यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें अगर देखना होगा कि हमने हमारा सपोज डॉलर ए का एक वेरिएबल है इज इक्वल टू 5, हमें इसका डेटा टाइप, यहाँ पे हम डेटा टाइप नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हम जैसे सी में लिखते हैं इंट ए या फ्लोट ए, तो यहाँ पे वैसा नहीं लिखते हैं। यहाँ पे हम ए में वैल्यू दे दिया, तो ये इसको खुद ही देखेगा कि ये किस टाइप का है। अगर हमें अब देखना होगा कि ये ए जो है ये किस टाइप का है, तो मैं इसको पहले ए को इको करूँगा, इको डॉलर ए, तो डॉलर ए में ये यहाँ पे 5 प्रिंट होगा। तो ये आप देख सकते हैं जल्दी
तो यहाँ पे 5 प्रिंट होगा, यहाँ पे ये 5 प्रिंट हो गया। लेकिन अगर हमें अब इसका देखना है कि इंटीजर है या फ्लोट है या क्या चीज़ है, तो वो चीज़ हमें देखने के लिए क्या करना है, यहाँ पे मैं पहले एक BR डालूंगा, इको BR डाला मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ये लिखूंगा इसके ऊपर, मैं इस एक यहाँ पे एक फंक्शन आती है, दो चीज़ें, एक तो खुद से हम फंक्शंस बनाते हैं, दूसरी फंक्शंस वहाँ से ही होती है जो हमें PHP में होती है, उनको बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस। तो हम एक हमारे पास एक लाइब्रेरी फंक्शन है जिसका नाम है var_dump। तो ये क्या करती है var_dump, ये आपको इस वेरिएबल का जो भी वेरिएबल है उसको एज ए पैरामीटर भेजोगे, मतलब इसको यहाँ पे देखना है आपको। यहाँ पे मैं दूंगा $a, तो इस $a का ये है टाइप रिटर्न करके देगी कि ये इंटीजर टाइप का है किस टाइप का है। तो यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे ये देगा इसका टाइप, ये इसने दे दिया यहाँ पे इंटीजर टाइप का है। तो इसी तरह अगर हम इसको करते हैं 5.89, तो ये अब डेसिमल में आ गया, तो ये फ्लोट में देगा इसको। तो यहाँ पे आप इसको सेव करते हैं तो इसी a को ये फ्लोट में रिटर्न करके देगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने फ्लोट में दे दिया। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, सपोज मैं इस a में अभी ये वैल्यूज नहीं डालता हूँ, मैं इस a में डालता हूँ ऐसे कुछ स्ट्रिंग डालता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे वेलकम टू PHP कोर्स, तो अब ये स्ट्रिंग डेटा टाइप बन जाएगा ऐसे। तो हम देखते हैं यहाँ पे, इसको हम सेव कर लेते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये आ गया स्ट्रिंग यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह क्योंकि हमने यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स लिखा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग है। तो इसी तरह हम यहाँ पे अगर इसका ट्रू और फॉल्स दे देंगे, मैंने बोलियन का बोला आपको, तो यहाँ पे अगर लिखेंगे ट्रू तो ये देगा बोलियन, $a ट्रू, तो ये क्या देगा इसका बूल, ये आप देख सकते हैं बूल, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप फॉल्स लिखेंगे तब भी आपको ये बूलियन रिटर्न करके देगा। मैंने यहाँ पे फॉल्स दे दिया तो यहाँ पे बूल रिटर्न करके देगा, ये आपका यहाँ पे रिफ्रेश करके बूल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसमें नल प्रोवाइड करोगे, नल, तो आपका ये नल वेर, तो आपका यहाँ पे ये दिखाएगा नल, ठीक है। नल मतलब खाली, ब्लैंक, इसमें कुछ भी नहीं है। ये फॉर्मेलिटी के लिए आप $a में वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एरेज पे आते हैं, तो $a में हम एरे डिक्लेयर करेंगे। तो एरे डिक्लेयर करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा ARRAY एरे। तो आपने यहाँ पे देना है 2, 5, 7। तो आपने 3 एलिमेंट्स दे दिए इसमें, ठीक है। तो अगर आप इसका अब देखना चाहते हो A का कि ये क्या एरे है या कौन सा डेटा टाइप है, तो यहाँ पे आपको रिटर्न करके देगा कि ये एरे डेटा टाइप है, ठीक है। और 0th एलिमेंट पे 2 दे दिया हमने, फर्स्ट एलिमेंट पे 5 दे दिया और सेकंड एलिमेंट पे 7 दे दिया, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे है मतलब यहाँ पे हम, ये तो ऑन द बेस ऑफ इंडेक्स था 0, 1, 2 जो एड्रेस था इसका, तो एड्रेस हम यहीं से, एड्रेस के बदले हम कुछ और दे देते। सपोज ये है शहनवाज का रोल नंबर, यहाँ पे मैं लिखूंगा शहनवाज, SHAHNAWAZ, शहनवाज इज इक्वल टू, और ऐसे लिखना है आपको। तो ये शहनवाज का वैल्यू है 2, ये शहनवाज इस 2 की है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मैं लिखूंगा MARY, मारिया इज इक्वल टू, और ऐसे इज इक्वल टू 5। तो हमने खैर 2 ही वैल्यूज दे दी है। तो यहाँ पे ये आपको देगा, ये फिर से दे दिया इसने एरे। तो यहाँ पे शहनवाज पे है 2, वो इंटीजर टाइप का है, मारिया पे है 5, वो इंटीजर टाइप का है। तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव एरे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस शहनवाज पे इस 2 के बदले हम और एक एरे डिक्लेयर कर सकते हैं, उसको कहते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। तो इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल हमें यहाँ पे कंसेप्ट चाहिए था कि एरे क्या होता है। तो यहाँ पे हमने इको ए किया, आप यहाँ पे एक पे जो $a पे जो शहनवाज पे वैल्यू है, SHAHNAWAZ, शहनवाज पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट करो। तो यहाँ पे आपका शहनवाज पे जो वैल्यू है वो 2 आ गया, ठीक है, वो इसे यहाँ पे प्रिंट किया, ठीक है। लेकिन आपने हमने यहाँ पे गलत सिंटेक्स किया, इसको यहाँ पे सिंगल कोट्स में लिखना होता है जो अंदर का वैल्यू होगा। तो ए का, इस ए का, ये तो पता ही हमें एरे, इसका जो शहनवाज पे वैल्यू है वो प्रिंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, अभी एरर नहीं आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। इसी तरह मारिया पे अगर वैल्यू लिखेंगे तो वहाँ पे 5 आ जाएगा। ऑब्जेक्ट्स हमने डिस्कस किया हुआ है। तो ये थे डेटा टाइप्स, और हमने देखा कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं।